Okay students, let us start with today's session. So in the previous session we have done some tricky questions from chapter 11. तो chapter 11 की अब हमारी enough practice हो चुकी है. Now let us start with chapter 12 practice today. तो chapter 12 के लिए हम थोड़े से easy questions से start करेंगे. Next week फिर मैं थोड़े से difficult questions plan करूँगा because I can see few students have not yet completed their chapter 12. तो चैप्टर 12 में इतना कुछ नहीं है, जो ऑलरेडी आपने चैप्टर 11 तक की नॉलेज ले रखी है तो उतना ही हमने यूज करना है. सिर्फ आपको डिफरेंट एक पैरामीटर्स है वो हमें कैलकुलेट करने आने चाहिए, लाइक एनपीवी, आईआरआर, डीपीपी एंड लास्ट इज व्हाट, पे बैक पीरियड. तो पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑलमोस्ट सेम ही चीजें, लेकिन वहां पे सिर्फ डिस्काउंटिंग नहीं होती. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हम आज क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. तो लेट मी टेल यू विच क्वेश्चन वी आर टारगेटिंग फर्स्ट. लेट मी ओपन इट ऑन माई स्क्रीन. आज फिर मेट्रो लेट हो गई? ठीक, टाइम पे आया करो. लेट मी ओपन इट ऑन माई स्क्रीन. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर टारगेटिंग इज फ्रॉम दिस पेपर, क्वेश्चन 8th. So students, we are targeting this question as our first question in today's session. तो वही strategy आप follow करेंगे. I will be giving you some time and then you have to solve it in that time and then we will be discussing it. So first part 4 marks, I am giving you 8 minutes. Quickly make sense out of it, then we will discuss. जल्दी से. Clear? Online students, quickly start making sense out of it. Pragya, the question that you have mentioned in the chat section, just share your working on the doubts portal. तो उस क्वेश्चन में आपको जहां भी जो भी डाउट आ रहा है बेटा, डाउट्स पोर्टल पे उसको पोस्ट करना, फिर हम उसको डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे. Is it clear, Pragya? Now quickly focus on this question. So in the first part you have to calculate DPP for this investment. An insurance company borrows 50 million at an effective rate of interest of 9% per annum. The insurance company uses the money to invest in a capital project that pays 6 million per annum half yearly in arrear for 20 years. The income from the project is used to repay the loan. Once the loan has been repaid, the insurance company can earn interest at an effective rate of interest of 7% per annum. Calculate DPP. DPP होता क्या है? प्रियांशु, क्या होता है DPP? तो अगर मान लो मेरे एक बार पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर दोबारा पॉजिटिव होगी, तो डीपीपी कौन सा होगा? पहले वाला टाइम या दूसरे वाला? जो ऐसा टाइम जहां पे हमारे प्रोजेक्ट जो हम लगा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं, सबसे पहली बार हमारा नेट आउटफ्लो क्या हो जाए, सब नेट कैश फ्लो क्या हो जाए, हमारा पॉजिटिव हो जाए. क्लियर? हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. कल ही करे थे क्या? ठीक, तो डाउट क्लियर हो जाएगा. रिमूव कर देना फिर उसको वहां से, अगर क्लियर हो जाएगा. हाँ, यू कैन रिमूव योर डाउट. अगर वो चीज क्लियर हो चुकी है, यू कैन रिमूव, यू शुड रिमूव इंस्टेड. ओके, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग इक्वेशंस. तो इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मैं कैलकुलेशन के लिए फर्दर टाइम दे दूंगा. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द इक्वेशन. सो 50 मिलियन हमने बोरो करे हैं, 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर A2. ओके, तो पहले आप टाइम को क्या वेरिएबल ले रहे हो? व्हाट वेरिएबल यू आर यूजिंग फॉर टाइम? टी एन व्हाट? चलो एन ले लेते हैं. AN2 at the rate 9% per annum. You have to calculate this n. That's it. As simple as that. इससे easy equation नहीं हो सकती.
स्पेशली कल जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करी उसके बाद। क्विकली कैलकुलेट n, यहां पे आपका एक्चुअल का काम खत्म, अब आपको मैथ्स यूज करनी है इसके बाद। लास्ट 2 मिनट्स स्टूडेंट्स, लास्ट 2-3 मिनट्स जल्दी से। इजी 4 मार्क्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन हैविंग एनी डाउट डू आस्क मी। परफेक्ट प्रज्ञा राइट आंसर। हो गया, कितना आया? गलत आंसर है। अब आप सोचो क्यों गलत है, ये चीज मैं ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं, मुझे नहीं पता, आंसर गलत है। जो फाइनल आंसर दोगे वो ये नहीं होना चाहिए। $15.36 आपका कैलकुलेटेड आंसर सही है, लेकिन फाइनल आंसर सही नहीं है। फाइनल आंसर क्या होगा? 15.5 ईयर्स या 15 ईयर्स 6 मंथ्स। आया समझ प्रियांशी? तो सही करके भी हम आधा एक नंबर कटवा लेंगे यहाँ पे। डीपीपी हमारा 15.36 ईयर्स नहीं होगा, डीपीपी हमारा 15 ईयर्स 6 मंथ्स होगा या फिर 15.5 ईयर्स होगा। सो कैलकुलेटेड आंसर फॉर एन इज 15.36 एज सेड बाय प्रियांशी, लेकिन डीपीपी हमारा 15.5 ईयर्स होगा क्योंकि पेमेंट हमारी हाफ ईयरली हो रही है। और यही अगर हमारी पेमेंट एनुअली हो रही होती तो कितना हो जाता डीपीपी? 60। Last 60 seconds students, then we'll proceed to the second part. Quickly proceed. Quickly complete the first part. Last 60 seconds. याद भी हो गया? Perfect. Perfect Ankita, right answer. Online students, quickly speed up. I can see few students are giving me the answer. Okay, quickly move to second part now. 5 marks, I am giving you 7 minutes again. Calculate the accumulated profit the insurance company will have made at the end of the term of the capital project. तो अगर ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन इस डाइट में आता है तो फील योरसेल्फ लकी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। आप लोगों को accumulated profit निकालना है, उसके लिए आपको 5 मार्क्स दे रहे हैं। I am giving you 3 minutes for making the equation. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की इक्वेशन बेटा सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोस माइनस एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल द आउटफ्लोस, दैट्स इट। Online students, we are doing question 8, second part. Last 2 minutes for framing the equation. Last 2 minutes. Then we will discuss the equation. जिनकी बन गई है, they can keep on proceeding with the calculations. Quickly give me question in the chat section, online students. Perfect Pragya, right answer. I have received the first right answer. But Pragya, give me your equation as well. ठीक है, तो मेरे पास आंसर सही आने शुरू हो गए, पहले इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रोजेक्ट का टर्म कितना था? 20, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट t इक्वल्स टू 20 विल बी इक्वल्स टू एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोस माइनस एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोस। तो इनफ्लोस क्या क्या है हमारे पास? 6 मिलियन, तो इट विल बी 6 × 10⁻⁶ इनटू कितने महीने की एन्युटी?
क्विकली टेल मी। 15.5 ईयर्स की एनुइटी पेबल हाफ ईयरली, लेकिन अभी ये इसकी वैल्यू किस पे निकलेगी? टाइम 0 पे। हमें इसको वापस किस पे लेके जाना है? टाइम 20 पे। लेकिन 20 पे लेके जाने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 15.5 ईयर्स के लिए आपका इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज होगा? टिल 15.5 ईयर्स योर इंटरेस्ट रेट यूज्ड विल बी एज 9%, क्योंकि 9% पे हम लोन पे कर रहे होंगे। लेकिन जो रिमेनिंग 5.5 साल है उसमें हमें रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हमें इंटरेस्ट रेट दे रखा है क्वेश्चन में? 7%। तो बस एक यही चीज में हम गलती करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकालते वक्त। सो फॉर रिमेनिंग 5.5 ईयर्स वी हैव टू टेक 7%। तो इसको हम एक्यूमुलेट करेंगे 1 प्लस, इसको मैं I1 बोल देता हूँ, ठीक है? I1 I2, हाँ, तो 1 प्लस I1 रेज टू पावर 15.5, तो ये वापस 15.5 पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I2 रेज टू पावर 4.5। इज इट क्लियर? माइनस आउटफ्लो क्या है? 50 मिलियन इंटू व्हाट? 1 प्लस I1 रेज टू पावर 15.5 एंड 1 प्लस I2 रेज टू पावर 4.5। दिस इज द इक्वेशन। नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आसिम सर क्या हमें I1 I2 लेके करना है? बिल्कुल भी नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज डालो और सॉल्व करो। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए I1 I2 लिया। I1 I2 एज्यूम करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं। कर भी लोगे तो भी गलत नहीं है, बट नहीं करो तो बेटर है। फाइनल आंसर, एनीवन विद द फाइनल आंसर? ठीक है, मैं थोड़ा सा करेक्ट करके लिख देता हूँ। अच्छा, वो भी तो ऐड करनी है। यस 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 यस, कर दो वो भी ऐड। अभी यहां से क्या इसमें हम और ऐड करेंगे? Quickly tell me which term we will be add? 6 into 10 raised to power 6 into करेक्ट। इसको भी तो ऐड करोगे। Students, I am waiting for the final answer. Last 60 seconds. मिलियंस में डायरेक्टली डील कर सकते हो, लास्ट में आप लिख सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो इतना मिलियन, लेकिन वो करने में सिर्फ एक गलती कर जाते हैं, हम डेसिमल्स को बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ कर देते हैं, वो मत करना। अगर आप मिलियंस में वर्किंग कर रहे हो, सो यू शुड सॉल्व फॉर एटलीस्ट 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस इफ यू आर डायरेक्टली वर्किंग इन मिलियंस। डन? क्या है? चलेगा। 32.1532 मिलियंस वर्क्स चलेगा, मतलब इतना राउंड ऑफ चलेगा। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने मिलियंस में वर्किंग करी होगी और बाहर बाहर डेसिमल प्लेसेस छोड़ आए होगे, वो इसलिए इतनी वर्किंग है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, आप मिलियंस में वर्क कर रहे हो
तो आप ऑलरेडी 10⁻6 में वर्क कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट फिर 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक आपको हर एक वैल्यू लेके जानी चाहिए, तभी इतना फर्क आ रहा है। दिखने में हमें बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें 32,154,000 तो ऑलमोस्ट 8,000 या फिर 700 का कुछ का फर्क आ रहा है वो, तो है वो इस अमाउंट में बहुत छोटा सा फर्क, तो इसलिए इग्नोर कर सकते हो। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मिलियंस में वर्क कर रहे हो तो 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर लिखते रहो, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, आज थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, इजी इजी क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। मैं समझा नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझा, क्या पूछना? नहीं, बोरिंग वाला इंटरेस्ट तो हमने बेटा कंसीडर कर लिया ना उस 15.5 ईयर्स तक। 15.5 ईयर्स तक मतलब पे तो नहीं किया क्योंकि वो तो लोन पे कर रहे हैं ना, जो हमने पहले एनुटी बनाई। लोन के साथ साथ हम उसका इंटरेस्ट भी तो पे करते जा रहे हैं। पहले एनुटी, हाँ, जो हम अपना इंस्टॉलमेंट बनाते हैं उसके अंदर हम वो भी तो पे करते जा रहे हैं। क्या लिखा है देखो, 50 मिलियन बोरो करा और इंश्योरेंस कंपनी यूजेस द मनी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट दैट पेज 6 मिलियन पर एनम पेबल हाफ ईयरली फॉर 20 ईयर्स। तो ये जो हम 6 मिलियन पर एनम हाफ ईयरली पे कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट और कैपिटल पोर्शन दोनों पे करेंगे। हाँ, तो लोन शेड्यूल में जब आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालते हो तो उस इंस्टॉलमेंट अमाउंट में जब हम उसको ब्रेकअप करेंगे, हर इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ कैपिटल पोर्शन होता है और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पोर्शन होता है। तो फिर क्या हो गया, हम अगर 6 मिलियन पे कर रहे हैं तो हम यही तो एज्यूम कर रहे हैं कि उसके अंदर हम कैपिटल भी पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। हमने ये क्वेश्चन में ये कहा लिखा हुआ है कि ये 6 मिलियन सिर्फ कैपिटल पोर्शन की तरफ जा रहा है, समझ पा रहे हो? अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि जो 6 मिलियन हम दे रहे हैं इससे सिर्फ कैपिटल रिड्यूस होगा, तो फिर आपका डीपीपी नहीं निकालते, आप वहां पे क्या देखते, पे बैक पीरियड निकाल के देखते हैं कि कितने साल में मेरा ये पूरा हो जाएगा, और फिर वो 15.5 ईयर्स ना आता, वो उससे कम आता। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप इस 6 मिलियन से कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों पे कर रहे हो। Okay students, let me tell you which questions we are targeting next. Let me open it on my screen. So question 10 of this paper. Long question, we will be investing some time. So read the whole question and target first part. I am giving you 10 minutes for that. Okay, let me read question along with you. A student is considering whether to attend university or enter a profession immediately upon leaving school. If he enters the profession immediately, his salary is expected to be as follows. Year 1, 15,000 sterling, year 2, 18,000 sterling, year 3, 20,000 sterling. In each subsequent year, the expected salary would rise by 1% per annum compound. The salary is assumed to be received monthly in arrear for 40 years. If he attends the university, the fees and other costs will be 15,000 per annum for 3 years paid annually in advance. After attending the university, the student's potential earnings will rise. Immediately after leaving university, he expects to earn 22,000 in the first year, 25 in the second, 28 in the third. Thereafter, his salary is expected to rise each year by 1.5% per annum compound. The salary would be paid monthly in arrears for 37 years. Calculate the PV of student's earnings if he enters the profession immediately at a rate of interest of 7% per annum effective.
5 minutes for making the equation quickly. 5 minutes for making the equation and 5 minutes for calculations. So this is a nice question. तो मेरे पास प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चे डाउट लेके आते थे, तो हम इसको क्लास टाइम में अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा अपना दिमाग खोल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारे. नमन, इट्स टोटली फाइन. अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन का रीड करके हमें चीज़ें नहीं याद रह रही, तो बेस्ट है एक पहला रीड क्वेश्चन का आप क्विक मैनर में करो और दूसरी रीड में आप प्रॉपर अपनी जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट डाउन करते रहो. ये सबका अपना अपना होता है. किसी बच्चे को एक बार रीड करने की जरूरत पड़ती है, किसी को 2 बार, कोई 3 बार भी रीड करता है. इट्स टोटली फाइन. Last 2 minutes students, then we will be discussing the equation. Last 2 minutes for equation. Those who have already done with the equation, keep on proceeding with the calculations. पहले पार्ट में हमें बोला है कि अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन करता, डायरेक्टली प्रोफेशन में एंटर करता है, तो हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर हिज अर्निंग्स. ओके, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग इट. तो आई विल बी डिस्कसिंग इट बाय मेकिंग अ टाइमलाइन. तो अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं, टाइम 0 पे उसने प्रोफेशन में एंटर करा, पहले साल में उसको कितने की सैलरी मिल रही है? 15,000 पर एनम पेबल मंथली. देन 1 से 2 18, 2 से 3 20, 3 से 4 कितनी मिलेगी? 20 इंटू 1.01. देन 4 से 5 20 इंटू 1.01 का स्क्वायर. लास्ट कौन से ईयर पे उसको सैलरी मिलेगी? 39 टू 40. 39 टू 40 वाले ईयर में उसको कितनी सैलरी मिलेगी? कोई बताएगा मेरे को? It will be 20 into 1.01 raised to power परफेक्ट. ये कैश फ्लो समझ आ गए. अब हम इससे इक्वेशन अपनी ड्राफ्ट करते हैं. तो क्या बनेगी इक्वेशन मेरी? इट विल बी 15,000 पेबल फॉर 1 ईयर. इट विल बी A1 पेबल मंथली. ऐसे ही करा. नेक्स्ट इट विल बी 18,000 पेबल फॉर अनदर ईयर एंड पेबल मंथली. बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट, वो भी लेंगे कॉमन. प्लस अभी मैं पूरी इक्वेशन एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ. 20,000 अगेन इंटू A1 12 V स्क्वायर. नेक्स्ट विल बी 20,000 इंटू 1.01 परफेक्ट A1 12 multiplied by V cube. And next will be 20,000 into 1.01 square A1 12 V4. अब यहाँ के बाद हमें पता लग गया कि एक पैटर्न बन चुका है. अभी तक कोई पैटर्न नहीं था पहले 3-4 पेमेंट्स में, लेकिन 4th और 5th में पूरा पूरा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है. अब इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा? डायरेक्टली डॉट 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 प्लस 20,000 इंटू 1.01 रेज टू पावर 37
A112 V रेज टू पावर 39। आर यू श्योर? परफेक्ट। अब तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन मैं ले सकता हूँ, पहली 3 टर्म्स में आप सिर्फ A112 को कॉमन ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो A112 की वैल्यू अलग से निकाल देना। क्यों अलग से निकाल देना? क्योंकि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में थ्रू आउट A112 बहुत बार यूज हो रहा है, तो आप A112 को अलग से कैलकुलेट करके रख सकते हो अपने पास। इज इट क्लियर? तो अगर मुझे पहले 3 में कॉमन निकालना है, इट विल बी A112 15,000 प्लस 18,000 V प्लस 20,000 V स्क्वायर, और बाकियों में कॉमन निकालना है तो वो क्या क्या निकलेगा, एक निकल जाएगा 20,000, एक निकल जाएगा 1.01, फिर क्या निकल जाएगा V क्यूब भी निकल जाएगा। तो पहली टर्म क्या बचेगी मेरे पास 1, ये पूरी की पूरी मैंने कॉमन निकाल ली ना, A1 बार भी तो निकलेगा, A1 बार कह रहा हूँ A112, तो ये पूरी की पूरी जो हमारी फोर्थ टर्म थी ये मैंने कॉमन निकाल ली। डिफरेंस क्या आया 1 प्लस अगली 1.01 इंटू वी एंड सो ऑन, लास्ट विल बी 1.01 इंटू वी रेज टू पावर 36। कोई भी डाउट है यहां तक पूछ लो। इसके बाद ये टर्म्स अलग से कैलकुलेट कर लूंगा और ये क्या बन जाएगी मेरी एक जीपी। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, A1 माइनस आर एन। तो आर क्या है यहाँ पे मेरा 1.01 इंटू वी, पूरा का पूरा मेरा आर है। एन क्या है 36 और 37। हमेशा ध्यान रखना यहाँ आपको ये टर्म दिखती नहीं है, ये टर्म होती है। ये क्या टर्म है 1.01 वी रेज टू पावर 0, तो इसलिए आपको 1 दिख रहा है। और एंड तक कहाँ तक जा रहा है 36। तो अगर कोई चीज़ 0 से 36 तक जा रही है तो आपको एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा उसको वैल्यू करने के लिए। 37 अपॉन 1 माइनस 1.01 इंटू वी। तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है। टेक 3 मिनट्स मोर एंड टेल मी द फाइनल आंसर। जिनका हो गया दे कैन वेट बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट 3 मिनट्स स्टूडेंट्स, क्विकली कंप्लीट द कैलकुलेशंस। मैंने पूरी इक्वेशन आप लोगों को समझा दी है। Anyone having any doubt in the equation, do ask me. इसके बाद बेटा आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो मेरे पास एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर हमने जैसे चैप्टर 9 में ये J% का तरीका सीखा था कि इसको J% बना के कर ले। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा बेस्ट है कि इतना तरीके याद रखने से अच्छा आप सिंपल जीपी के तरीके से चलो। जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे कभी कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। अगर उस तरीके से करते आप अपनी एनवीटी एडीयू बनाते, इट विल बी एडीयू 37 @ J% और उस J% को आप कैलकुलेट करते, वैसे भी कर सकते हो। I am still waiting for the first right answer. Students, quickly. Last 2 minutes. You guys should be very fast on calculators. Perfect. I have received the first right answer. Perfect, Pragya. Very good. Nice speed. And students, CM1 स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली एक चीज़ बोलता हूँ कि कैलकुलेटर दोनों हाथों से यूज़ करने की हैबिट डालो। अगर CM1 में पूरा अटेम्प्ट करके आना है एग्जाम, तो आपको कैलकुलेटर दोनों हाथों से यूज़ करना है। दोनों हाथों से यूज़ करने का मतलब आप साइमल्टेनियसली दोनों हाथों से कीज प्रेस कर रहे हो, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए।
नहीं है तो ये स्पीड डेवलप करनी है हमें अगले 3 महीनों में। स्पेशली वो बच्चे जो अभी अभी CS1 करके आए हैं। CS1 इतना कैलकुलेटिव पेपर नहीं होता, CM1 बहुत कैलकुलेटिव पेपर है। 297 538 परफेक्ट। फाइनली। क्या मैच नहीं करते आंसर्स? चलो ठीक है। इक्वेशंस मैच कर जाती हैं? हाँ काफी हद तक। बस ठीक है। आंसर्स के लिए इतना फोकस मत करो, इक्वेशंस मैच करना आपका मेन टास्क है। 537.3 पूरा एग्जैक्ट आंसर है, बट अगर 538 लिखोगे टोटली करेक्ट है। 297,537.3। तो मेरे पास एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने आंसर करा 297,537.7, वो भी चलेगा। जब हम लैक्स में आंसर दे रहे हैं तो हमारी आखिरी डिजिट इतनी मैटर नहीं करती है। Last 60 seconds, students. Quickly complete, then we'll move to the next question. I mean, next part of this question. ठीक है, सबके yeses आ रहे हैं. Online students, you have to speed up. I can see few students are giving answers every time. I need answers from all of you. I can see long list of students are there in the online format today. ठीक है, अगला पार्ट पढ़ते हैं, वो भी लॉन्ग पार्ट है, 9 मार्क्स का है। तो फिर से टाइम को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इक्वेशन के लिए, फिर कैलकुलेशन के लिए दोबारा टाइम दूंगा। क्विकली स्टार्ट मेकिंग इक्वेशन फॉर द सेकंड पार्ट एंड इट्स ह्यूज। कैलकुलेट द NPV of the decision to attend university at the rate of interest of 7% per annum effective, and hence determine whether attending university would be a more attractive option or not. ओके, फ्यू स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी सर हाउ टू स्टार्ट। यहाँ पे बेटा मैं आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूछ क्या रहा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ करना क्या, लेकिन इक्वेशंस आप खुद बनाओगे। कैलकुलेट द NPV ऑफ द डिसीजन टू अटेंड द यूनिवर्सिटी एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7% पर annum इफेक्टिव, एंड हेंस डिटरमिन वेदर अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी वुड बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। तो आप देख रहे हो जब वो यूनिवर्सिटी अटेंड करेंगे तो पहली बात तो 3 साल यूनिवर्सिटी जाने की कुछ फीस लग रही है, तो आपको उस फीस की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, उस फीस की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक तो सबसे पहले आपको काम करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट गोइंग टू यूनिवर्सिटी आपने निकालनी है। उसके बाद 3 साल बाद जो आपको सैलरी मिलनी शुरू होगी उसी को आपको फिर से प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जो आपने सेम काम फर्स्ट पार्ट में करा, लेकिन उस सैलरी के अमाउंट्स डिफरेंट है। यहाँ पे देखो 22,000, 25,000, 28,000 एंड सो ऑन। तो आप फिर क्या निकालोगे, जो आपको उसके बाद सैलरीज मिल रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, उस प्रेजेंट वैल्यू में से आप यूनिवर्सिटी की कॉस्ट माइनस कर दोगे और फिर उसको कंपेयर करोगे अपने पार्ट 1 के आंसर से। तो ये सारा काम करना है आपको। तो लास्ट 5 minutes फॉर मेकिंग द इक्वेशंस। क्विकली स्टूडेंट्स, 5 minutes फॉर मेकिंग द इक्वेशंस। सर अगर लास्ट पार्ट में अगर मंथली नहीं लिखा होता कि मंथली पेमेंट मतलब होगी तो बेसिक नहीं होगी, तो 15B सही हो सकता था, मतलब 15B प्लस 15 18 की।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनकी क्वेश्चंस बन गए, क्विकली पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट सेक्शन. We are going to discuss in next 2 minutes. Equations. We are going to discuss in next 2 minutes. बिल्कुल रेप्लिका है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल रेप्लिका है. सिर्फ डिफरेंस क्या है, पहले 3 साल वो यूनिवर्सिटी जा रहा है तो उसकी एक कॉस्ट लग रही है, उसके बाद तो सेम काम करना है, जो सैलरीज मिल रही है उसको सेम तरीके से हमने डिस्काउंट कराना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में करा है. ओके, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग द क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस नाउ. तो सबसे पहले हम जो 3 साल यूनिवर्सिटी जाएगा वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, उस कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट. तो कितना देना है उसको यूनिवर्सिटी में, पूरे साल में कितना देना है, 15,000 पेबल एनुअली इन एडवांस. सो इट विल बी एड यू 3 एट द रेट व्हाट परसेंट, 7%. तो ये निकल गई हमारी यूनिवर्सिटी की प्रेजेंट वैल्यू की कॉस्ट की इक्वेशन. अब हम निकालते हैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलरीज की. तो सबसे पहले बताओ, अगर वो टाइम 0 पे खड़ा है तो 3 साल तो वो यूनिवर्सिटी जाएगा, तो सबसे पहली सैलरी जो उसको मिलेगी कौन सी ईयर के लिए मिलेगी, 4th ईयर के लिए. तो आप जो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे इस पूरी क्वेश्चन की वो कहाँ आएगी, टाइम 3 पे. तो सबसे पहले उसको V3 से मल्टीप्लाई करवा के फिर इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे हम. ये समझ आ गया मैंने V3 क्यों करा है, क्योंकि 3 साल वो जब यूनिवर्सिटी जा रहा है आज, लेकिन वो 0 पे खड़ा है, कैलकुलेशंस वो 0 पे कर रहा है, तो आपको 3 से 0 पे लाना पड़ेगा. तो कैसे इक्वेशन शुरू होगी, इट विल बी 22,000 अगेन A1 12, नेक्स्ट इज 25,000 A1 12 इंटू V प्लस 28,000 A1 12 इंटू V स्क्वायर. उसके बाद हमारी कंपाउंडिंग होनी शुरू हो रही है ना, 28,000 A1 12 इंटू V क्यूब इंटू कितना 1.0, कितना था इस बार, 1.5% से बढ़ रहा था 1.015. तो क्या मैं इस पूरे को कॉमन ले सकता हूं, हर बार यही टर्म अब रिपीट होने वाली है, तो इस पूरे को मैंने कॉमन ले लिया, इट विल बी 1 प्लस अगले साल अगेन 1.5% से बढ़ा 1.015 इंटू V, देन 1.0515 V का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. लास्ट विल बी व्हाट, 1.015 V होल रेज टू पावर. अब कितनी टर्म्स आएंगी, क्विकली टेल मी. लास्ट 40 तक जाना है, तो 3 से 4 तक हमारा 22 हो गया, देन 4 से 5 तक हमारा 25 हो गया, 5 से 6 तक हमारा 28 हो गया, 6 से 7 तक हमने पहली पेमेंट ले चुके हैं ऑलरेडी 1, विच इज 28 इंटू 1.015. कितनी टर्म्स बची हैं उसके बाद, 33 टर्म्स बचे हैं, 33 टाइम्स 7 के बाद हमारे पास 33 पेमेंट्स और होनी है. तो यहाँ पे क्या आएगा, होल रेज टू पावर 33. ये सब गलतियां कर देते बस हम, 32 कर देते हैं, 34 कर देते हैं. तो इसका एक पैटर्न बनाओ कि हमें कैसे सोचना है कि 33 तक लेना है. टर्म्स 34 है टोटल, टर्म्स टोटल 34 है. तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया है पिछले पार्ट की तरह, इसमें कैलकुलेशंस करनी है. सो आई एम गिविंग यू 4 minutes more for completing the calculation, then we will discuss the final answer. Students, quickly complete your calculations in next 4 minutes.
हम माइनस करना पड़ेगा ना बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट्स माइनस करोगे, जो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट्स की वैल्यू बताई थी वो माइनस करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा वो। Last 2 minutes, students. Quickly complete. Then we will discuss. Last 2 minutes. डन। क्या है आंसर? कितना? 2, मतलब आपके हिसाब से अगर वो यूनिवर्सिटी जाता है तो बेनिफिशियल नहीं है। आपका क्या है आंसर? 310। क्लोज है लेकिन इतना फर्क आना नहीं चाहिए, मतलब आंसर सही है आपका लेकिन फर्क आ रहा है। तो प्रियांशी के अकॉर्डिंग अगर वो यूनिवर्सिटी पढ़ के जॉब करने जाता है तो वो बेकार ऑप्शन है ना। तो ये सेल्फ चेक है, ऐसे समझ लो, अगर ऐसे आंसर्स आ रहे हैं तो सेल्फ चेक है कि हमारे कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो मैं आपको इंडिविजुअल दोनों वैल्यूज कंफर्म करा देता हूं। तो इस पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 351,121.46, एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस। और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट्स निकल के आ रही है दैट इज 42,120.27, और दोनों का जो नेट आ रहा है वो आ रहा है 309,001.19। और अगर आपको बेनिफिट देखना है कि कितना बेनिफिट हो रहा है एज कंपेयर टू नॉट गोइंग यूनिवर्सिटी, तो माइनस कर दोगे आप फर्स्ट पार्ट के आंसर से, जो कि कितना था 297,537.3। तो नेट फायदा कितने का हो रहा है 11,463.89 का। तो यूनिवर्सिटी जाना ऑब्वियसली बेटर है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जॉब करना। तो याद भी इतने आंसर फर्क में 1 या 1.5 नंबर काट सकता है एग्जाम में, ठीक है। चेक करो कहां गलती हुई है। Students, last 2 minutes, then we'll move to the third part. Quickly complete it. Last 2 minutes. Done? कुछ नहीं होता, कहीं ना कुछ टर्म खा गए होगे, एक्स्ट्रा ले ली होगी। कभी भी आंसर्स मैच ना होना, मैं आपको अपनी जब आप सेल्फ स्टडी करें उसके लिए बता रहा हूं। कभी भी आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा और उसका आंसर मैच नहीं हो रहा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग आउट द मिस्टेक्स। मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, इंस्टेड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन और एक एक स्टेप करते जाओ, आपका आंसर पक्का मैच हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता होगा आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आप अपना इक्वेशन से एक एक वैल्यू चेक कराने नहीं बैठोगे, आपको सिर्फ अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। तो प्रोसेस रिपीट कर लो इंस्टेड ऑफ गलती ढूंढने की। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, उतना चलेगा। मैंने आपको बोला है कि अगर हम लैक्स में आंसर दे रहे हैं तो 6th डिजिट इतनी मैटर नहीं करती है। डन? ओके, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ equations and answers now. I think we can proceed to the next part. Online students, is it clear? Quickly. नहीं आदित्य, इतना फर्क नहीं चलेगा आदित्य। 305,801 कटेगा बेटा, 1.5-2 नंबर कट जाएगा, इतना फर्क नहीं आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर 6 डेसिमल प्लेस फर्क है तो चल जाएगा। मतलब जो लास्ट में आपने 11,463 लिखा है, इसमें मेरा 0.46 है। 11,463 मैच कर रहा है ना, तो
मिठाई बांटो फिर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो क्विकली प्रोसीड टू थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, आप लोगों के फेवरेट कमेंटिंग पोर्शंस, क्विकली। सर फेवरेट आप लोगों के फेवरेट हो जाएंगे। आई थिंक फोर्थ में तो न्यूमेरिकल ही है, थर्ड में है सिर्फ कमेंटिंग। तो दोनों कर लो, 4 मार्क्स के हैं, मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं, फिर दोनों पार्ट इकट्ठे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसीड टू थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट। दो मार्क्स का है बेटा थर्ड पार्ट, तो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इट शुड नॉट बी 1 वर्ड और 1 लाइनर। और सोचना नहीं है सिर्फ दिमाग में। आप लोग मुझे बोलो सर सोच लिया था, लिखो, गलत लिखो लेकिन लिखो जरूर कोई ना कोई स्टेटमेंट अपनी, आपके हिसाब से जो आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड पार्ट का आंसर क्लास टाइम में लिखो, फ्रेम योर स्टेटमेंट एंड राइट इन योर नोटबुक्स। चलो पहले थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट मेरे पास एक आंसर आया जो कि बिल्कुल एप्ट है। वेरी गुड वकास, राइट आंसर। आई विल रीड हिज आंसर लेटर। ऑफलाइन स्टूडेंट्स क्या लिखा है? शिरीष क्या लिखा है? सर एक तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब ज़्यादा रहेगी इस ऑप्शन की, और तो दोनों की बढ़ेगी। इसकी ज़्यादा मतलब क्योंकि इस पे पहले से प्रॉफिट आ ही रहा था, और मतलब वो जो कॉस्ट ऑफ स्टडी है वो मतलब 3 साल बाद की वो प्रेजेंट वैल्यू पे थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, क्वाइट करेक्ट, पार्शियली करेक्ट। यस प्रियांशी, सेम लिखा है आपने, सेम लिखा है आपको यहाँ पे ना। अच्छा एक और मेरे पास आंसर है, मैं पहले वो पढ़ता हूँ। प्रज्ञा ने लिखा है अटेंडिंग यूनिवर्सिटीज विल बी रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव एट लोअर इंटरेस्ट रेट बिकॉज लोअर इंटरेस्ट रेट्स वुड जनरेट हाई प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल्सो द कंपाउंड इंक्रीजेस 0.5% ग्रेटर देन फर्स्ट पार्ट। नहीं, नॉट कंप्लीटली करेक्ट। तो एक बहुत सिंपल सा आंसर दिया वकास ने, वो मैं रीड करना चाहूंगा जो कि बिल्कुल एप्ट है, पूरे 2 नंबर मिलने चाहिए उस पर। इट वुड बी मोर अट्रैक्टिव टू अटेंड द यूनिवर्सिटी, ध्यान से सुनना, इट वुड बी मोर अट्रैक्टिव टू अटेंड द यूनिवर्सिटी एट लोअर इंटरेस्ट रेट बिकॉज एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स अ स्टूडेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक एट लोअर कॉस्ट। पहले पार्ट में तो कुछ लोन ले ही नहीं रहा ना, तो कहानी खत्म। दूसरे पार्ट में लोन ले रहे हैं, दूसरे पार्ट में लोन ले रहे हैं ना, तो दूसरे पार्ट में अगर वो लोन ले रहे हैं और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो उसकी जेब से जो जाएगा
वो कम जाएगा, तो ऑब्वियसली फायदा किस केस में ज्यादा है, जहां पे उसकी जेब से जा रहा है। पहले पार्ट में जेब से कुछ जा ही नहीं रहा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इतना सिंपल सा आंसर लेके आओगे पूरा नंबर मिलेगा। परफेक्ट विकास, नाइसली एक्सप्लेन। नाउ क्विकली प्रोसीड टू फोर्थ पार्ट। The student wishes to consider the effect of taxation on earnings. अब मुझे ये मत बोलना कि सर हमने अभी चैप्टर 12 तक करा है और उसमें टैक्सेशन नहीं पढ़ा। जितनी अंडरस्टैंडिंग है उससे ट्राई करो इसको। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि चैप्टर 13 अगर आपने नहीं करा तो ये नहीं कर पाओगे। दिमाग लगाओ, हो जाएगा। डिटर्मिन द रेट ऑफ इनकम टैक्स अबव विच द ऑप्शन ऑफ अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी वुड बी लेस अट्रैक्टिव फाइनेंशियली देन दैट ऑफ एंटरिंग द प्रोफेशन इमीडिएटली। नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, थोड़ा अलग जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। Last 60 seconds, students. Last 60 seconds. Quickly tell me the tax rate. क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको? जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया वो मेरे से सुन लो, क्या पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कितना टैक्स तक या फिर कितने टैक्स से ज्यादा वो ज्यादा चार्ज करें जिसके बाद जो आप डायरेक्टली प्रोफेशन में घुस रहे हो वो ज्यादा फायदेमंद रहे इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी जाने के। They are asking you this in simple words. Okay, I received first right answer already. Perfect, Rajiv. इनकम टैक्स तो दूसरे इनकम पे लगेगी। मुझे कुछ नहीं पता अभी, अगले 60 सेकंड्स तक मुझे कुछ नहीं पता। मैं पिक्चर में आऊंगा 60 सेकंड्स के बाद। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे समझ लो। नो वन टू हेल्प, ये 60 सेकंड्स आपके हैं, जो समझ आता है उससे करो। बहुत सिंपल सा है, क्लिक कर गया नहीं कर गया नहीं कर गया, इतने कोई लॉन्ग कैलकुलेशंस नहीं है इसमें। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, उस पर 30% का टैक्स लग रहा है, तो नेट कितना बचता है आपके पास? 70। वो कैसे सोचा आपने? क्या उसको इस तरीके से सोच सकते हैं 100 इंटू 1 माइनस 30%, ऐसे ही सोचोगे? तो मैंने क्या करा, 100 इंटू 1 माइनस T% करा। तो अब मुझे बताओ आप लोग, जब वो यूनिवर्सिटी जाके पैसा कमा रहा था तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी कमाई की? जो नहीं, जब वो यूनिवर्सिटी जाके कमा रहा था, नहीं, वो आप माइनस कर रहे हो, कॉस्ट को माइनस क्यों कर रहे हो? समझो, जो टैक्स लगेगा वो तो उसकी पूरी कमाई पे लगेगा ना, नेट ऑफ लोन थोड़ी ना लगेगा, समझ रहे हो? क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ कि लोन का अमाउंट हटा के उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी जो पूरी कमाई है मुझे उसकी वैल्यू बताओ। हाँ, आप सही बता रहे हो, 351 120 1.46, ये उसकी पूरी कमाई आई, उसने उस पे T% का टैक्स दे दिया। इज इट क्लियर? विच विल बी इक्वल्स टू what? 29
7537, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था 0.30, अगेन इंटू 1 माइनस t%, डिफरेंस किसका आया, यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा क्या खर्चा कॉस्ट आ रही थी, या तो यहाँ पे वो प्लस कर दो या यहाँ पे वो माइनस कर दो, वो कॉस्ट कितनी थी 42,120.27, ये इक्वेशन बननी थी बस। Anyone having any doubt in this equation, you can ask me. Otherwise, we are done with this question. Students, quickly. Anyone having any doubt on this question, do ask me straight away. Perfect Anmol, perfect Radhika, right answers. So tax rate that is coming out to be is 21.39%. Tax rate is 21.39%. आ गया? तो इसके ऊपर अगर टैक्स रेट पे करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी जाना फायदेमंद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 20 to 23% टैक्स होता है तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ये ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगा इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि अमाउंट कम है ना, उसका 23%, उसका 1.5% एक्स्ट्रा, इसके 1.5% एक्स्ट्रा से कम होने वाला है। समझ आई ये चीज? Okay, online students, quickly tell me, is this question clear to you all? If you have any doubt, do ask me. Otherwise, we are done with this question. We have still few minutes left. So let me check if we can do one small question. Let me check. Students, anyone having any doubt, do ask me quickly. Okay, let us move to the next question. So this is the last question of today's class. Quickly start attempting it. Question 4 of this paper. So 6 marks, the total time that you should take should not be more than 10 minutes, but I am giving you 5 minutes for framing the equation. We will be discussing equation in next 5 minutes, students. Quickly proceed.
and 5 minutes for calculations. Okay, those who are doing, keep on doing it. Otherwise, look at my screen. A company has agreed to build and operate a ferry service for a regional government. The company will invest 10 million at the outset and a further 8 million after 1 year. The ferry will then come into operation and the company will receive payments at the end of each year, the first payment occurring at the end of the second year of the project. The amount of payment at the end of second year will be 4 million, increasing by 0.5 million in each of the subsequent years until the annual payment is 7 million, after which payment will reduce 1 million each year. When the payments have reduced to zero, the company's involvement in the project will end. Calculate the net present value of the project at a rate of interest of 6% per annum effective. Note, you should show your working and determine the present value of income using annuity functions. इस नोट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने ऑलरेडी वही यूज करके ही करना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, आपके पास एनपीवी आ जाएगी। लास्ट 2 minutes फॉर द इक्वेशन, लास्ट 2 minutes। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द इक्वेशन। तो इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हम इसकी पूरी टाइमलाइन बना लेते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। टाइम 0 पे सबसे पहला आउटफ्लो जा रहा है कितने का, 10 का। फिर टाइम 1 पे अगला आउटफ्लो जा रहा है कितने का, 8 का। फिर टाइम 2 पे सबसे पहला इनफ्लो आ रहा है कितने का, 4 का। देन टाइम 3 पे कितने का, 4.5। तो ये कब तक इंक्रीज करता जाएगा, 7 तक। तो 7 तक अगर इंक्रीज करता जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा तब तक, तो करके देख लें। यहाँ हो जाएगा 5, देन 5.5, देन 6, देन 6.5 एंड देन 7। इट विल बी 4, 5, 6, 7, 8। और उसके बाद ये हर साल हमें क्या बोला है, 1-1 से कम होता जाएगा। तो टाइम 9 पे कितना हो जाएगा, 6। लास्ट टाइम क्या होएगा मुझे ये बताओ, परफेक्ट। टाइम 14 पे आके कितना रह जाएगा, वो 1। तो ये थी मेरी टाइमलाइन। अगर टाइमलाइन बना ली तो इक्वेशन बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं रहता। अब तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं डायरेक्टली आपकी एनपीवी की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। इट विल बी -10, देन -8v, और फिर 4 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, क्विकली टेल मी। 4 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 3.5 प्लस 0.5। तो कितने ईयर्स की आएगी है, कहाँ तक। अब इसमें आपके 2 ऑप्शन है, या तो आप 7 वाली पेमेंट को इस पेमेंट के साथ इंक्लूड करा दो जब तक आपकी इंक्रीज हो रही है, या आप 7 वाली जो पेमेंट है उसको इंक्लूड करा दो
डिक्रीजिंग वाली के साथ। तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो वट एवर यू से। तो आप लोगों ने कैसे करा है, 7 को किस में इंक्लूड करा है, इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में, इंक्रीज, सबने इंक्रीजिंग में कराया, डिक्रीजिंग में किसने कराया, चलो वही डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो इट विल बी, इक्वेशन विल बी प्लस 0.5 IA, कितने ईयर्स, 6 ईयर्स परफेक्ट, प्लस 3.5 A6, यही होगा। हाँ वो करूंगा मैं अभी, इसकी वैल्यू 2 पे आएगी, नहीं गलत बोल रहे हो, इसकी वैल्यू 1 पे आएगी, तो v से मल्टीप्लाई करना है याद भी, अभी मैं उस पर आ रहा था, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय v। मैंने फिर से वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अब ये डिपेंड करता है कि आप 7 को इंक्रीजिंग में इंक्लूड करा रहे हो या डिक्रीजिंग में इंक्लूड करा रहे हो। यहाँ पे मैंने पेमेंट सिर्फ 6.5 तक ली है, 7 को मैंने इंक्रीजिंग में इंक्लूड नहीं कराया। अगर आपने 7 को इंक्रीजिंग में इंक्लूड करवाया तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इट विल बी 0.5 IA, instead of 6 it will be IA 7 plus 3.5 A7, is it clear? लेकिन तब भी मल्टीप्लाइड बाय v ही होगा, याद भी, v स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यों करा था, क्योंकि ये हमारी एनविटी पेबल इन अरियर है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से शुरू कर रहे हो आप, प्रेजेंट वैल्यू निकल के 1 पे आ जाएगी, तो सिर्फ एक v से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, 0 पे तो लाना ही अल्टीमेटली, समझो ये एनविटी आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, पेबल क्या है, इन अरियर है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 साल पहले आएगी ना, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 पे आ चुकी है। अब इसको आपको वापस 0 पे लाने के लिए एक v से मल्टीप्लाई करना, नहीं समझ आया? हाँ, और अगर आपने ऐसे करा है तो मैं इसकी डिक्रीजिंग एनविटी की भी अलग इक्वेशन बनेगी, मैं दोनों डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आपने इस फॉर्मेट से करा है तो डिक्रीजिंग एनविटी की इक्वेशन क्या बनेगी, इट विल बी 8A7 माइनस 8A7 माइनस 1 IA7 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू 7 वाले की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आके निकलेगी, टाइम 8 वाले की प्रेजेंट वैल्यू टाइम 7 पे आके निकलेगी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू V7। और अगर आपने यहाँ पे डिक्रीजिंग एनविटी बनाई है तो मुझे बताओ क्या बनेगी इक्वेशन, प्रियांशी बताओ। V80 क्या कर लेंगे वो बताओ, 7A6 माइनस IA6 होल मल्टीप्लाइड बाय V8। Anyone having any doubts in the equation, quickly let me know, otherwise proceed with the calculation. I am zooming it. Manoj, I am zooming it. So this is method 1 and this is method 2. Online students, quickly let me know if you have any doubts, otherwise give me the final answer in not more than 3 minutes, last 3 minutes. Quickly give me the final answer. Very good Pragya, right answer. I have received the first right answer. आज लग रहा है मुझे प्रज्ञा पढ़ के आया है, सारे आंसर्स दिए हैं प्रज्ञा ने, वेरी गुड प्रज्ञा। आई नीड दिस टाइप ऑफ फॉर्म इन ईच एंड एवरी क्लास। Okay, there is one question from Aditya. Aditya is saying, sir, 0.5 IA7, 0.5 IA7 plus 3.5 A7 क्यों नहीं लिया? तो आदित्य बेटा देखो मैंने दोनों मेथड से करा है, आप यहाँ ऊपर चेक करो, मेथड 1 में मैंने वही लिया, चेक करो, बिल्कुल ले सकते हो ये भी आप, क्योंकि जो 7 वाली पेमेंट है ना उसमें आपकी मर्जी है कि आप इस 7 वाली पेमेंट को अपनी इंक्रीजिंग एनविटी के साथ इंक्लूड कराना चाहते हो या फिर डिक्रीजिंग एनविटी के साथ इंक्लूड कराना चाहते हो, बिल्कुल ले सकते हो आदित्य आप। 0.5 IA7 प्लस 3.5 A7 गलत नहीं है, इट्स टोटली करेक्ट। लेकिन उसके बाद आपकी डिक्रीजिंग एनविटी की एक पेमेंट कम हो जाएगी, यह ध्यान रखना। 7 को 2 बार इंक्लूड मत कराना, 7 को एक ही बार इंक्लूड कराना, इट्स अप टू यू
कि उसको आप इंक्रीजिंग एन्युटी के साथ करोगे और या फिर डिक्रीजिंग एन्युटी के साथ? एग्जैक्टली यस आदित्य, मेथड 1 में हमने 7 इंक्लूड करा है और मेथड 2 में हमने इंक्रीजिंग एन्युटी की लास्ट वैल्यू 6.5 ली है। मेथड 1 में इंक्रीजिंग एन्युटी की लास्ट वैल्यू हमने 7 ली है। फाइनल आंसर ऑफलाइन स्टूडेंट्स क्या आया? रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग। एनीवन एल्स विद एनी अदर आंसर? करो करो करो, जल्दी करो। प्रियांशी बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही है, पूरी इक्वेशन सही बनाते हो ना, कैलकुलेशन में गलती कर देते हो। स्टूडेंट्स लास्ट 60 seconds, I have already received final answer long ago. Last 60 seconds, then we will wind up today's class. Perfect. Now I have started receiving a lot of answers from online students. So let me reveal the final answer. It is 22,12,074. 22 million. Oh yes, it will be 127,000. Yes. 22,127,040 something, or you can say 22.1274 millions. Online students, any doubts in this question? Offline students are struggling with the calculations for the last question. 22,127,040, or you can say 400. 22.1274 million approximately. अगर सारा क्वेश्चन हमने मिलियंस में करा है तो इट इज 22.1274 मिलियन। परफेक्ट विकास आ गया? कहाँ गलती करी थी? नहीं देखा है ना, नहीं देखा ना, गलती नहीं ढूंढी ना, दोबारा सॉल्व कर लिया, आंसर मैच कर गया। हाँ, इक्वेशन सही थी ना, ठीक। तो घर पे भी यही करना है, अगर कैलकुलेशन में एरर आ रहा है, फाइनल आंसर नहीं मैच कर रहा तो गलती ढूंढने मत बैठो, दोबारा से कैलकुलेट कर लो सारा। कैलकुलेटर में ही हमने कोई मिस्टेक करी होगी एंटर करते वक्त। ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ yeses. लेट अस वाइंड अप टिल हियर, बट वी विल बी प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 12। तो मेरा मन था चैप्टर 12 में हम इस वीक में खत्म कर दें, बट नेक्स्ट वीक 13 स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर 12 के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।